तो दोस्तों, इस कहानी के पहले पार्ट में आपने सुना था कि रितिका की पूरी फैमिली एक नए बंगले में शिफ्ट हुई है, जो उसके पापा को कंपनी की तरफ से गिफ्ट में मिला था। लेकिन रितिका को अचानक से कोई परछाई दिखने लगी और बार बार उसी को दिखती थी, जिससे वह बहुत डर जाती है और अपने घर वालों को इसके बारे में बताती है। लेकिन उसकी फैमिली वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। अब आगे। उस रात रितिका बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। वह सिर्फ अलमारी की तरफ ताकते ही जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह सचमुच पागल हो गई है? यह सब वह सोच ही रही थी कि अलमारी का दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है और रितिका डर के झटके से बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। जैसे तैसे हिम्मत करके वह अपने कमरे की दरवाजे की तरफ जाती है और दौड़कर वहाँ से भाग जाती है। वह सीधा सुनैना के कमरे में चली जाती है। सुनैना उस वक्त सो रही थी। वह सुनैना के बगल में जाकर बैठ जाती है। रितिका काफ़ी डर चुकी थी। उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। माता पिता तो उसकी बातों का भरोसा कर ही नहीं रहे थे। एक छोटी बहन है जो कि अभी इतनी कम उम्र की है कि उसे इन सब बातों में फंसाया तो नहीं जा सकता। वह डर जाएगी। घर की सबसे छोटी सदस्य है वो, उससे वह क्या मदद ले। बस भगवान से मनाई जा रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए। सुबह का वक्त होता है। रोज की तरह रितिका कॉलेज के लिए जाने लगती है। उसने तय किया था कि रोज मर मर के जीने से अच्छा है कि वह इन सब बातों के तह तक जाए, पता लगाए कि आखिर माजरा क्या है। वह उस दिन कॉलेज नहीं जाती है। कॉलेज ना जाने के बदले वह वहाँ के लोकल लोगों से अपने नए घर के बारे में पूछताछ करने लगती है। शायद कहीं ना कहीं तो कोई कड़ी उसमें जरूर छिपी हुई है। कुछ ना कुछ तो पता जरूर ही चलेगा। यह सब सोचते हुए वह वहाँ के लोगों से पूछताछ करने लगती है। वह दिन भर घर के आसपास दूर दूर तक सभी लोगों से पूछताछ की कि क्या वे सब उस घर के बारे में जानते हैं। पहले वहाँ कौन रहता था, उस घर में क्या हुआ था, पर किसी ने कुछ भी ठीक से नहीं बताया। रितिका उदास और हताश होकर अपने घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि शाम के 5 बज गए थे। वह बहुत ही दुखी थी। इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। अभी वह कुछ दूर चली ही थी कि पीछे से एक आवाज़ आती है, ठहरो बेटी, शायद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब जानती हूँ। वह तुरंत से पीछे की तरफ मुड़ती है और दिखती है करीबन 50 से 54 वर्ष की वृद्ध महिला उसके सामने खड़ी है। वह रितिका से कहती है कि वह उस घर के बारे में जानती है। कुछ देर पहले रितिका ने किसी एक घर में अपने घर के बारे में पूछताछ की थी। वह लोग तो उसे कुछ बता नहीं पाए थे, पर पीछे बैठे वह वृद्ध महिला सारे बातों को सुन रही थी। वह वृद्ध महिला उस घर की बड़ी थी। रितिका ने जिससे सवाल किया था वह उसके बेटे और बहू थे। रितिका का हाथ पकड़कर वह एक पत्थर के पास ले जाती है, उसे वहाँ बैठाती है और उसे उस घर के बारे में बतलाने लगती है। वह कहती है कि उसके आने से पहले उस घर में एक परिवार रहता था। 2 बच्चियाँ थी और माता पिता थे। घर में खुशियाँ तो थी, पर बाप पैसे का बहुत ही लालची था। वह हर वक्त अपनी बीवी का अपमान किया करता, बात बात पर उसे छोड़ जाने की धमकी देता। उसकी बड़ी बेटी सोनालिका, जो कि बहुत ही समझदार थी, पिता के द्वारा किए गए खराब व्यवहार अपनी माँ के साथ वह बिल्कुल भी नहीं देख पाती और अपने पिता से अपनी माँ के लिए लड़ने लगती। बात एक रोज़ की है। मैं उस घर में गई थी क्योंकि सोनालिका की माँ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वह मुझे बहुत ही मान सम्मान किया करती थी। रह रह के वह मुझे अपने घर में बुलाया करती। हम बहुत सारी बातें करते। मेरी खुद की औलाद और बहू, वे लोग तो दिन रात काम में ही बिजी रहते। मेरे बेटा और बहू दोनों ही ऑफिस जाया करते हैं। मैं घर में हमेशा ही बोर होती हूँ। वह तो शुक्र है मैं सोनालिका की माँ से एक दिन मेरी मुलाकात हो गई थी और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह ही मानती थी। एक रोज़ की बात है, मैं सोनालिका के घर गई थी। वहाँ बहुत ही जोरों से लड़ाई झगड़ा हो रहा था।
सोनालिका के पिता सोनालिका की माँ के ऊपर हाथ उठा रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे, उसे बहुत ही अनाप शनाप बक रहे थे। दरअसल सोनालिका के पिता किसी दूसरी महिला से विवाह करना चाहते थे और सोनालिका की माता को छोड़ना चाहते थे। इसीलिए वह जबरन सोनालिका की माँ को डाइवोर्स पेपर में साइन करवाना चाह रहे थे। साथ ही साथ वह उस मकान को अपने नाम करवाना चाह रहे थे। पर सोनालिका अपने पिता को बहुत ही अनाप शनाप बक रही थी, उसे वहाँ से जाने को कह रही थी, क्योंकि सोनालिका की माँ के नाम पर यह बंगला था, वह उसे नहीं देना चाहती थी। वह बार बार अपनी माँ को जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि आप इस बुरे इंसान की बात ना मानिए, आप इस कागज पर साइन मत कीजिएगा, यह हमारा घर है, यह बुरा इंसान इसे हथिया लेना चाहता है, आप इस बुरे इंसान के सामने मत झुकिएगा माँ। सोनालिका यह सब कह ही रही थी कि सोनालिका के पिता सोनालिका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ऊपर उसके कमरे की तरफ ले जाते हैं और वापस सोनालिका की माँ के पास आ जाते हैं। वह वृद्ध महिला बतलाती है कि वह उनके बाहर की खिड़की से यह सब देख रही थी, इसलिए उन्हें इन सब बातों का पता है। बाहर वालों की नज़रों में यह एक नॉर्मल परिवार है, पर असलियत सिर्फ मुझे पता था, क्योंकि सोनालिका की माँ ने अपने पति के बारे में उसे बहुत बार बतलाया था। सोनालिका की माँ ने बताया था कि उसे दुख इस बात की नहीं है कि उसका पति उसके साथ खराब व्यवहार करता है, बल्कि इस बात का दुख है कि वह अपनी बच्चियों को भी जरा सा भी मान सम्मान नहीं देता है। वह वृद्ध महिला बताती है कि उनसे यह सब देखा नहीं गया था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया और पुलिस को बुलवाने के लिए कहा। पुलिस सोनालिका के घर में आ जाती है और सोनालिका के पिता को पकड़कर ले जाती है। मैं दूसरे दिन सोनालिका की माँ से मिलने के लिए जाती हूँ, पर वह लोग घर छोड़कर कहीं जा चुके थे। मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी उनकी जानकारी लेने के लिए, पर वहाँ मुझे पता चलता है कि सोनालिका के पिता ने अपनी पत्नी संध्या से माफ़ी मांग ली थी और वे लोग वापस अपने घर चले गए थे। मैं कुछ दिन तक संध्या से मिलने के लिए उसके घर जाया करती थी, पर मुझे घर के बाहर ताला ही दिखता। मैं उसके फ़ोन में फ़ोन मिलाया करती, पर हमेशा स्विच ऑफ ही मिलता। इतने वर्षों बाद किसी ने उस घर के बारे में पूछताछ की, मुझे बहुत अजीब लगा। मैं रह नहीं पाई, इसीलिए तुम्हें यह सब बतलाना ज़रूरी समझा। पर यह तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम उनके परिवार में से किसी को भी या किसी व्यक्ति को जानती हो क्या? रितिका ने ना में सर हिलाती है और उससे बतलाती है कि वह हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुई है। कुछ दिन से बहुत अजीब अजीब घटना उसके साथ हो रही है, जिसका जवाब उसे खुद को नहीं पता, इसलिए वह दर दर भटक रही थी जवाब पाने के लिए। आपने मुझे बहुत कुछ बतलाया, पर अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह उस वृद्ध महिला से अलविदा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। रितिका अपने घर पर आती है। घर पर कोई आया हुआ था, उसके पिता के बॉस घर पर आए हुए थे। रितिका उन्हें देखती है और उन्हें नमस्ते करती है। रितिका के पिता अपने बॉस से रितिका को मिलाते हुए कहते हैं कि यह मेरी बड़ी बेटी है, बहुत ही समझदार है, अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बस जर्नी के कारण। वह ऐसा अपने बॉस से कहते हैं। रितिका अपने कमरे में चली जाती है। फ्रेश होकर वह अपने अलमारी से कपड़ों को निकालने के लिए अलमारी को खोलती है। एक पल के लिए रितिका भूल गई थी कि वह अब इस अलमारी की तरफ जाती भी नहीं है। वह तो कॉलेज से आकर सीधा अपनी बहन सुनैना के कमरे में चली जाती थी। वह बहुत सारी बातों को अपने मन में सोच रही थी, वही सब बातें जो उसको उस वृद्ध महिला ने इस घर के बारे में बताई थी। यही सब सोचते सोचते उसके दिमाग से बात निकल गई। वह अपने कमरे में अब ज़्यादा नहीं बैठा करती, ना ही अलमारी की तरफ जाया करती। पर रितिका ने अलमारी खोल ही दिया था। अलमारी में कपड़े भी रखे हुए थे। कपड़ों में बदबू तो नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ने सारे कपड़े को लॉन्ड्री में धुलने के लिए बहुत पहले ही दे दिए थे। वह कपड़े लेने के लिए अपना हाथ अभी बढ़ाई ही थी कि अचानक से किसी काली परछाई ने उसका हाथ जोरों से पकड़ा और उसे अलमारी की तरफ अंदर दे फेंका। रितिका जोर से चिल्लाने लगती है। अलमारी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। अलमारी के अंदर बिल्कुल ही अंधेरा था। वह खड़े खड़े अलमारी में बहुत जोरों से हाथ पैर मार रही थी, पर अलमारी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका दम घुटने लगा था।
वह जोर जोर से अपनी माँ को, अपने पापा को बुला रही थी, पर उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पा रहा था। अचानक से वह देखती है कि सामने ठीक उसके एक लड़की बैठी हुई है, जिसका चेहरा, जिसका पूरा शरीर ही काला पड़ चुका है। वह बहुत ही भयानक दिख रही थी। लंबे लंबे बाल थे, आंखें बिल्कुल ही लाल थी, रितिका जैसे अब मरने ही वाली थी। वह बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। उसे देखकर वह लड़की भी उसे एकटक देखे जा रही थी। रितिका को उस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि भगवान जल्दी से उसके प्राण ले ले, ताकि इतनी भयानक दृश्य वह देख ना पाए। वह जोर से उस परछाई से पूछती है, उस लड़की से पूछती है, कौन हो तुम? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? बार बार तुम मुझे क्यों दिख रही हो? मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ। आखिर कौन हो तुम? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। रितिका अभी जोरों से इन सब बातों को कह रही थी कि अचानक से अलमारी का दरवाज़ा खुलता है। वह देखती है कि उसके पिता के वही बॉस उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल रहे हैं। वह दृश्य रितिका को काफ़ी अजीब लग रहा था। उसके बॉस काफ़ी यंग दिख रहे थे, और जिस लड़की को उसने एक काली परछाई, एक भूत के तौर पर देखा था, वह लड़की भी बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही थी। बस वह उस वक्त बेहोश थी। वह देखती है कि रितिका के बॉस उस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह उठती नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह मर गई थी। वह देखती है कि वह आदमी उस लड़की को लेकर, उठाकर एक ब्रीफकेस में रख देता है और उसे लेकर कहीं जा रहा होता है। रितिका जल्दी से निकलकर उसके पीछे जाती है। वह देखती है कि ब्रीफकेस सहित वह इंसान उस लड़की को पास ही के एक लेक में फेंक देता है और घर की तरफ चला जाता है। वह इंसान रितिका के पिता के बॉस ही है, और वह जल्दी जल्दी घर से कुछ सामान उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और वह गाड़ी में बैठे कहीं चले जाते हैं। अचानक से रितिका अपनी आंखों को खोलती है। वह देखती है कि अभी भी वह उस वक्त उस अलमारी में है, और उसके ठीक सामने वह लड़की भी है। वह लड़की रितिका से कहने लगती है कि वह इंसान मेरा पिता है, जिसने मेरी हत्या की थी। उसने जबरन इस अलमारी में मुझे बंद कर दिया था और मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। उसने मेरी माँ को महिला आश्रम में छोड़ दिया है और मेरी छोटी बहन सुनैना को दूर बाहर देश में अकेले सड़ने के लिए रख दिया है। उसे वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं है। वह काली परछाई और कोई नहीं, सोनालिका है। रितिका को अब यह सब समझ में आ गया था। रितिका रोते हुए कहती है कि वह उसकी मदद जरूर करेगी, पर कैसे? अलमारी का दरवाज़ा खुल जाता है और रितिका अलमारी से बाहर आ जाती है। वह जोर से सांस लेने लगती है। वह बिल्कुल मरने की हालात में थी, पर फिर भी जैसे तैसे वह सोनालिका की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे क्या करना होगा, तुम मुझे बतला दो। सोनालिका रितिका से कहती है कि वह उसके पिता को यहाँ इस कमरे तक ले आए, बाकी उसे कुछ नहीं करना होगा। रितिका की हालत बहुत खराब थी। वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलती है और कमरे के नीचे की तरफ जाने लगती है। वह अपने पिता को आवाज़ लगाती है। उसके पिता रितिका की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसके पास आ जाते हैं, और उनके साथ उनके बॉस वही सोनालिका के पिता मनीष भी दौड़े हुए रितिका के पास चले आते हैं। रितिका के पिता वीरेंद्र रितिका को उठाकर कमरे पर ले आते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर बस आने ही वाले होते हैं। जैसे ही डॉक्टर आ जाता है, वीरेंद्र डॉक्टर को लेने के लिए नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब इस कमरे में सिर्फ रितिका और सोनालिका के पिता मनीष थे। अचानक से कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और घर में रखी हुई वह अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है। मनीष यह सब देखकर बिल्कुल डर जाता है और दरवाजे की तरफ जाकर भागने की कोशिश करने लगता है। वह दरवाज़ा पीटता है, पर दरवाज़ा टस से मस नहीं होता है। एकाएक देखते ही सोनालिका मनीष के सामने आ जाती है। उसका भयानक चेहरा देखकर मनीष बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम तो मर चुकी थी। सोनालिका कहती है, हाँ मैं मर चुकी थी और आप ही ने मुझे मारा था। मेरी मृत्यु के जिम्मेदार आप ही थे। आप ही के कारण मुझे मेरी माँ और मेरी बहन को इतना दुख झेलना पड़ा था, लेकिन अब उनके दुखों का अंत होने वाला है।
मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको भी मार डालूंगी। मनीष हाथ जोड़कर सोनालिका से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वह अपने गुनाह कबूल कर लेगा, बस वह उसे छोड़ दे। सोनालिका का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह मनीष का पांव पकड़ती है और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से बाहर की तरफ ले जाने लगती है। वीरेंद्र बिल्कुल चौंक गया था। वह मनीष के पीछे पीछे भागने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मनीष को आखिरकार कौन खींच करके ले जा रहा है। वह बिल्कुल हवा में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मनीष के साथ वह डॉक्टर भी थे। वे भी मनीष की हालत को देखकर काफी चौंक गए थे। एकाएक देखते देखते मनीष को किसी ने मानो जोर से सामने के लेग पर फेंक दिया हो और वह देखते ही देखते उस लेग में डूब जाता है। वीरेंद्र पुलिस को बुलाता है और सारी बात उन्हें साफ साफ बतलाता है। पहले तो पुलिस उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, पर वीरेंद्र के लाख समझाने पर पुलिस उनकी बातों को मान लेते हैं और छानबीन करने लगते हैं। कुछ दिनों की छानबीन के बाद पुलिस मनीष की पत्नी संध्या और उसकी छोटी बेटी सुनैना का पता लगा लेती है। बात साफ थी, मनीष एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसने पुलिस के सामने तो अपनी पत्नी और अपनी बेटी से माफ़ी मांग लिया था, पर बाद में उसने जो भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ किया वह बहुत ही भयानक था। रितिका ने भी पुलिस को सारी बात बताई थी। रितिका ने यह भी बताया था कि सोनालिका को सामने के लेक में ब्रीफ केस में बंद करके फेंक दिया था। पुलिस उस लेक को अच्छे से छानबीन करती है। गोताखोर को बुलाया जाता है। पहले मनीष की लाश मिलती है और फिर कुछ दिनों की छानबीन के बाद उन्हें वह ब्रीफ केस भी मिलता है जिसमें सोनालिका की लाश थी। मनीष की पत्नी संध्या और उसकी छोटी बेटी सुनैना वीरेंद्र के घर आते हैं। वह रितिका से मिलती है। रितिका उन्हें पूरी बात साफ साफ बतलाती है। रितिका की बातें सुनकर सोनालिका की माँ संध्या फूट फूट कर रोने लगती है। वह रितिका को बतलाती है उसने मनीष से बहुत बार सोनालिका के बारे में पूछताछ की, बहुत बार पूछा। जिस दिन वह लोग इस घर को छोड़कर जाने वाले थे उस दिन भी संध्या ने इसके बारे में पूछा था, पर मनीष ने कहा था कि गुस्से में आकर वह घर छोड़कर चली गई है, अब कभी नहीं आएगी। मुझे पहले से ही उसकी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, पर मैं क्या करती, उस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाती। मनीष ने पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद ही मुझे मेरी छोटी बेटी सुनैना से अलग कर दिया था। मुझे जबरन महिला आश्रम छोड़ दिया था, यह कहते हुए कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वह मेरी छोटी बेटी सुनैना को जान से मार देगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपनी बड़ी बेटी सोनालिका को बचा नहीं पाई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर वह अभी भी यहीं कहीं है, वह मेरी बातों को जरूर सुन रही होगी। वह जहाँ भी रहे खुश रहे। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं और उसकी छोटी बहन अब बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दुख नहीं है, वह हमारी चिंता बिल्कुल ना करे। यही सब कहते कहते संध्या जोर से रोने लगी। रितिका की माँ संध्या को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि सोनालिका की आत्मा को शांति मिल चुकी है, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप खुश रहेंगे तो वह भी खुश रहेगी। रितिका अपने कमरे में अब इत्मीनान से रहती है। उसे अब किसी भी बात का डर नहीं है। वह खुश थी यह सोचकर कि सोनालिका की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी होगी। सब कुछ अब ठीक था। अब वह अपने अलमारी को भी बिना डरे अच्छे से यूज़ कर रही होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से जितने भी डरावनी कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सके। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या भूतों से रिलेटेड कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि उस कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldibbya001। मैं आपको कहानियों के बाद वहीं पर मिलूँगी।